नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पाल। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों में मिली जीत के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ चुका है? सियासी हलकों के बाहर भी अब ये सवाल इन दिनों अक्सर जुबान पर आने लगा है। मोदी के आलोचकों के साथ साथ विपक्ष का अक्सर उन पर हमला बीजेपी के लिए क्या इन दिनों चुनावों में संजीवनी साबित हुआ? आखिर मोदी पर आकर हर हमला क्यों नाकाम रहा? नोटबंदी, असहिष्णुता, दलित, अल्पसंख्यक जैसे मुद्दे क्या जीत के बाद अब हवा साबित हो जाएंगे? सवाल ये है कि यूपी में जादू चलाने वाले मोदी क्यों बिहार में नाकाम साबित हुए? क्या ये हार विपक्ष के बिखराव की पराजय है? तो क्या मोदी का मुकाबला फिर से पूरे विपक्ष के साथ में होगा? आखिर कैसे एक शख्स एनडीए से ऊपर जाकर बीजेपी के आगे जाकर जीत का जादूगर बन गया? आज बिग फाइट लाइव में मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर बात होगी। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा चर्चा का दौर। सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरी जान। गाना कुछ भी हो, अंदाज क्या ऐसा ही है। बात करेंगे तफसील के साथ। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में मनीष पारिक साहब शामिल हैं। कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे। विश्लेषक रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं और इसी के साथ एक रिपोर्ट का रुख करते हैं जो चंद सवाल यहाँ पर लेकर आएगी। इस बारे में संघ का क्या कुछ रोल रहा, इस पर चर्चा के दौरान बात होगी। बीते दिनों 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद नतीजों को लेकर देश की सियासत में फिर से मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इन चुनावों को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जोड़ीदार अमित शाह को क्रेडिट मिल रहा है, तो विपक्ष के आरोपों के बीच हार की समीक्षा का दौर हर नजरिए से जारी है। खास बात यह है कि इन चुनावों में जहां यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की धमाकेदार जीत रही है, वहीं जीत का श्रेय एनडीए गठबंधन और बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जा रहा है। मतलब शख्सियत का यहां गठबंधन और दल से बड़ा होना नजर आ रहा है। उसी तरह पंजाब में भी कांग्रेस ने भी शानदार वापसी की है, लेकिन क्रेडिट कांग्रेस संगठन और आला कमान के रूप में राहुल गांधी से ज्यादा स्थानीय नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल रहा है। जहां तक सवाल गोवा और मणिपुर के नतीजों का है, तो आंकड़ों में कांग्रेस कई मायनों में बीजेपी से ज्यादा बेहतर लग रही है। फिर भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन की प्रक्रिया है। क्या ये सब सिर्फ नरेंद्र मोदी के करिश्मे के रूप में देखा जाना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में मिली चुनावी हार के लिए दोषी समझा गया, तो जाहिर है कि ताजा जीत में भी उनके सिर सेहरा बांधा गया है। पर इस बार के नतीजों को लेकर कई तरह की खबरों के बीच सबसे बड़ी चर्चा यूपी जैसे विशाल राज्य की है, जहां 403 सीटों में से 325 पर बीजेपी और गठबंधन वाले दल की जीत हुई है। मायने साफ है कि जाति, धर्म, दलित और पिछड़े के साथ ही भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर लोगों को क्या रास आया? नोटबंदी का मसला कहां हवा हो गया? इस बीच हार के बाद मायावती अगर ईवीएम मशीनों को जिम्मेदार बताएं, तो क्या समझा जाएगा? सोचना होगा कि कांग्रेस से कहां चूक हो गई और कैसे सपा साफ हो गई। बकौल राहुल गांधी, बीजेपी ने पश्चिम यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण करवाया था, तो जनमत के पीछे गोवा के साथ मणिपुर में धन बल का इस्तेमाल किया गया। पर क्या राहुल गांधी 2012 में खुद की ताजपोशी के बाद लगातार मिल रही हार के लिए ऐसे किसी को दोष देंगे? सपा के लिए भी ऐसे में कहने के लिए कितना कुछ खास है, आप हम समझ सकते हैं। पर सवाल इस जीत को मोदी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में समझा जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जैसे ट्वीट कर हमें हरी झंडी दी कि विपक्ष को 2019 की जगह अब 2024 को लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। क्या ये देश की सियासत में ऊपर जाते नरेंद्र मोदी का समर्थन है, या फिर राजनीति की साफ होती तस्वीर, जिसे मोदी लहर का नाम दिया जा रहा है? समझने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस को क्या प्रतिक्रिया दी।
40 सीटों में सबसे ज्यादा जगहों पर काबिज होकर भी कांग्रेस सरकार गठन का साहस नहीं दिखा सकी और न ही सत्ता के करीब होकर मणिपुर में इस बात का एहसास दिलवाया गया। क्या मोदी की जीत के साथ साथ कांग्रेस या फिर बाकी के विपक्षी दलों में ये आत्मबल की हार समझी जाएगी? समझना होगा कि केसी त्यागी जैसे नेता क्यों विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। क्या मोदी के आगे सभी राजनीतिक दल ही ताकत होंगे? संकेत क्या है? बीजेपी मजबूत हुई है या फिर मोदी लहर का देश में वजूद है? सवाल फिर से होगा कि क्या जीत के पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी रणनीति ही कारगर है? सवाल उमर अब्दुल्ला की ट्वीट से उठा है, जिस पर आज हमें आपकी राय का इंतजार है। क्या यूपी उत्तराखंड की जीत के बाद मोदी 2019 का चुनाव आसानी से जीत पाएंगे? प्रोग्राम के आखिर में जो भी राय होगी वो आपको दिखाई जाएगी, लेकिन सवाल इस चर्चा पर लौटने का है और जिस पर बातचीत का दौर हम शुरू करना चाहेंगे। सुनील शर्मा साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहता हूँ। विपक्ष क्योंकि सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर देने में जुटा है, लेकिन कांग्रेस का जो रुख है वो आज भी सियासी तस्वीर को साफ नहीं कर रहा। जानना चाहता हूं, यूपी उत्तराखंड की जीत को क्रेडिट देना चाहेंगे या फिर मणिपुर और गोवा में रणनीतिक हार को? नहीं, देखिए बात एक है अश्विनी कि सत्ता के मत के अंदर, सत्ता के अहंकार के अंदर, सत्ता के बल से एक डेमोक्रेसी हार रही है देश के अंदर। और उस डेमोक्रेसी की हार का भी अगर जश्न हम मना रहे हैं, उसमें भी अगर मोदी को जिस ढंग से, क्षमा कीजिएगा विनम्रता से माफी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ, जिस ढंग का रिपोर्ट आपने मुझे भी दिखाई, वो एक टिपिकल ढंग की एक नार्सिसिज्म को एक रिफ्लेक्ट करती है कि हम एक कल्ट बना रहे हैं, हम एक ऐसे इंसान का कल्ट बना रहे हैं जो लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आप 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 3 राज्यों में बीजेपी हार का मुंह देखती है, बावजूद इसके सरकार बन रही है और हम है कि उसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। अगर ये मास्टर स्ट्रोक है लोकतंत्र, सवाल है हमारा, लोकतंत्र की अगर हत्या मास्टर स्ट्रोक है, सवाल है अश्विनी, अगर लोकतंत्र की अगर हत्या अगर मास्टर स्ट्रोक है तो इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मैं जानना चाहूंगा किस नजरिए से लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की गई है। लोकतंत्र की हत्या ये है कि पंजाब में बीजेपी की शायद संभवतः 1 सीट है ये मेरे ख्याल से, हम इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। पंजाब में पंजाब का जनमत का जनादेश नहीं, वहाँ 1 सीट आई है सर, 127 में से 1 सीट आई है, 117 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 सीट पर 117 में से 1 सीट आई है, जिसको आप कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो 1 सीट लेके आती है और हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। मणिपुर के अंदर 18 हमारी हैं, उनकी हमसे बहुत पीछे है, कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम हमारे से 1/3 सीटों से पीछे हैं, मगर उसका आप मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। गोवा में जहां उनकी सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं। माफी चाहूंगा आपसे, मेरे चंद सवाल है जो शायद इस रिपोर्ट में भी आपने सुने होंगे, इस रिपोर्ट में भी सुने होंगे कि क्या, मेरा यही जानना था, ये नरेंद्र मोदी का जो तिलिस्म है, इसके आगे अचानक राहुल गांधी क्यों बौने हो गए? राहुल गांधी को ये क्यों कहना पड़ता है पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की बात नहीं है? सर मैं बिल्कुल डिबेट आपसे मनीष जी करेंगे, मेरा सिर्फ एक सवाल है जिस पर जवाब चाहता हूं, जो इस रिपोर्ट में भी रखा गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ राहुल गांधी जी को कि खुद क्रेडिट नहीं ले पा रहे, अमरिंदर सिंह जी को पंजाब की जीत का क्रेडिट दे रहे, क्या वजह है कि बाकी यूपी को छोड़कर सिर्फ वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा है उसको लेकर बात करते हैं कि ध्रुवीकरण हुआ? क्यों मणिपुर में आप बहुमत के बावजूद पहले सरकार बनाने का दावा नहीं करते, गोवा में सरकार बनाने का दावा बीजेपी करती है और आप सुप्रीम कोर्ट जाकर कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला? बट क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे मुख्यमंत्री बनाए जाते रहे क्या कभी? आप ये बताइए, पूरे दुनिया के लोकतंत्र के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे अगर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया क्या, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बन गया क्या, जहां वहां पे पंजाब में मुख्यमंत्री बन गया क्या? केवल गोवा और मणिपुर में आप कह रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप 24 घंटे में दिया, इसमें और कोई मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत शानदार मनीष पारिक साहब, इस सवाल का जवाब आप ही दे तो बेहतर होगा। बहुत शानदार, सियासत आप दोनों समझते हैं। हाई कोर्ट ने जवाब दिया है इस विषय का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने दावा पेश क्यों नहीं किया, 24 घंटे में दावा पेश क्यों नहीं किया? दूसरी बात ये जो अश्विनी जी, इस विषय में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें यह है कि रीजन टू बिलीव उनको होना चाहिए कि ये बहुमत की सरकार है और फिर उसका रीजनिंग होता है स्थायी सरकार दे सकेंगे। 2 ही रीजन है राज्यपाल के पास, विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की ताकत भी इन 2 पॉइंट पर ही है और दोनों पॉइंट पर लगता है ये जो इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं
इनको बहुमत नहीं है वहां, ये बोलते हैं हमारी ज्यादा आप सीटें आएंगी। फ्लोर पे गिरने देते हैं ना हमारी तो आप सरकार। इतना भैया जी, आप हमारी सरकार फ्लोर पे गिरने देते हैं ना। अगर हमारे पास बहुमत नहीं था, ऐसी जल्दबाजी क्या हुई थी 24 घंटे के अंदर? मैं यही तो राज्यपाल की शक्तियां जो है हमारी, देखिए बात आपने पहले भी इस्तेमाल की है, और गोवा में ही हुआ है वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चौपट में धरना दिया था तो इसलिए हो गया था कि राज्यपाल ने आप लोकतंत्र हत्या मान रहे थे ना। और हत्या नहीं, उसका रीजनिंग दूसरा था। ऐसे चुनाव में आपको नहीं, सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस बात पर नहीं है, सवाल इस बात पर है कि इस सियासत में एक शख्स है नरेंद्र मोदी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरे राजनीतिक दल इस वक्त टिके हुए हैं। अच्छा हुआ तो क्या मोदी के कारण हुआ, और बुरा हुआ तो क्या मोदी के कारण हुआ? इस बात को आपने भी जाहिर किया कि यहां पर नरेंद्र मोदी है। मास्टर स्ट्रोक का मतलब ये नहीं कि मोदी का महिमा मंडन करे, लेकिन आज जो सियासत में दावपेच है वो क्या नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, हम उस पर बात करने वाले थे। मैं संघ के पहलू से बात करूं उससे पहले ओम सैनी जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दोनों राजनीतिक दलों का विचार आपने यहां पर देखा, इसके बाद क्या लग रहा है कि मोदी जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है फिलहाल? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जहाँ तक कांग्रेस का सिलसिला है, उनके जो आइडियल हैं वो है महात्मा गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के आइडियल हैं आचार्य चाणक्य। चाणक्य ये मानते हैं कि सत्ता किसी भी तरीके से हासिल करनी चाहिए, और उनका एक इतिहास में एक अपना सिलसिला रहा है। और महात्मा गांधी के अनुयायी साधन और साध्य को लेकर के बड़े चिंतित होते रहे हैं। इस बीच में ये इतने ज़्यादा ढीले हो गए कि इनके बारे में कुछ कहना कुछ नहीं। लेकिन जो वर्तमान चुनाव हुए हैं उसमें निश्चित रूप से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। इस माने में की जानी चाहिए कि उन्होंने समझ लिया कि जिस तरीके से यूरोप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और साथ साथ में हिंदुस्तान में जिस तरीके से जातियों के समूह बने हुए हैं, कहीं पर दलित के नाम पर सिर्फ जाटव समझे जाते हैं, कहीं पर पिछड़ों के नाम पर सिर्फ जाट या यादव समझे जाते हैं, तो वो जो वंचित हैं उन वंचितों को लाभ देने का सिलसिला करना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक ताकत हासिल की जा सकती है। और उसमें एक दिन काम नहीं किया उन्होंने, कम से कम 3 साल से ये प्रोसेस केशव प्रसाद मौर्य को जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष बनाया 2016 के अंदर, उसी के साथ में उन्होंने काम किया। वो तो बहुत पहले की बात आ गई। जिस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं प्रतिपक्ष के लोगों की ओर से, वो तो बहुत प्रारंभ से है। एक नजरिया और समझना चाहूंगा ओम सैनी साहब, यहाँ पर सवाल इस बात का है कि क्या ध्रुवीकरण के दम पर पूरे चुनाव हुए? सवाल दूसरा है, कैंपेन का अंदाज यहाँ पर बदला गया, परंपरागत तरीकों को बदला गया। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, नरेंद्र मोदी एक चेहरा बनकर बीच में उतरे और विपक्ष सिर्फ उससे टकराता रहा, संगठन दूसरी तरफ अपना काम करता रहा। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले तो बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक चेहरा बनकर के उतरे, और साफ तौर पर जिन बातों का चर्चा होनी चाहिए थी, यानी विमुद्रीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, और साथ साथ में वन सिविल कोड और इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की नाराजगियां थी, पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ थी उनके खिलाफ। ये कतई लोकप्रिय सिलसिला नहीं था। लेकिन इस बीच में हिंदू कार्ड जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, जातियों का गोलबंदी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई, ये बाकी जगहों पर भी यही, जहां हिंदू इनकी अपनी योजना है, उसमें कतई कहीं कुछ छिपा के नहीं रखते, बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कैसा राष्ट्र बनना चाहिए, बहुसंख्यक लोग जो अपने आप को तुष्टीकरण के सामने। एक सवाल समझने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर पंजाब का जिक्र मैंने सुनील जी से किया, वहां पर क्रेडिट आलाकमान लेता हुआ नजर नहीं आता। मणिपुर में आप 42 से ठीक है आ गए 28 पर, उसका जवाब, उसकी बात तो कीजिए। उसका जवाब ये है अश्वनी कि कुल मिलाकर के इनके जो नया नेतृत्व आया है, जो उपाध्यक्ष के रूप में पहचाने जाते हैं राहुल गांधी, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी का अपना जो डेमोक्रेटिक स्वरूप था वो नष्ट हो गया और बिल्कुल सामंती स्वरूप बन रहा है कि उनकी चाह के बगैर कुछ होता नहीं है। तो पीढ़ी बदल का जो कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया, जो स्थापित नेता थे उनको बेदखल करके और ऐसे नौसिखिए नेताओं को उन्होंने बिठा दिया कि कुछ बना नहीं पाते। अमरिंदर सिंह को पहली बार मौका मिला और अमरिंदर सिंह ने साबित किया जो किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इसलिए क्रेडिट जा रहा। कनवीर जी, एक सवाल आपसे भी है, मोदी वर्सेस अदर ये चुनाव हो गया या फिर मीडिया ने कर दिया, जैसा कि सुनील जी ने अभी कहा कि इस रिपोर्ट में ऐसा लगता है? जी, निश्चित तौर पे मोदी जी हैं, वो एक करिश्माई व्यक्तित्व, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैं उनकी सभी नीतियों से सहमत नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में पर्सनैलिटी कल्ट दोबारा से री इमर्ज कर रहा है, आइडियोलॉजी तो गर्त में चली गई है, आइडियोलॉजी का इश्यूज रहा ही नहीं, इश्यू बेस्ड आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं रही। बीजेपी में भी कौन है अब? सिर्फ मोदी। जैसा आपने बताया भी रिपोर्ट में भी, मोदी बीजेपी से भी ऊपर हो गए, संगठन से भी ऊपर हो गए। मोदी के लिए तो अच्छा है,
लेकिन देश की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए एक दूरगामी रूप से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़, पॉलिटिक्स में जहाँ तक बात की जाए, मोदी जी ने कहा ये जो चुनाव हुए हैं देश की राजनीति को एक न्यू डायरेक्शन देंगे। अमित शाह जी ने कहा कि कास्ट, डायनेस्टीज और पोलराइजेशन, ये तीनों ही चीज़ें हार गए और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस उसकी विजय हुई है। लेकिन क्या आप मानते हैं ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की विजय हुई है किसी भी रूप में? क्या क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का दूर हो गया है? इरोम शर्मिला 16 साल तक भूखे लड़ती रही अपने देश, अपने राज्य की जनता के लिए। 90 वोट मिले। जेल में रह करके मुख्तार अंसारी भारी मतों से विजयी होते हैं। ये देश की राजनीति को या क्या नई दिशा आप मानेंगे? ये मुझे लगता है कि शुभ संकेत नहीं है। मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का एक दौर जो है उभर करके दोबारा से आ रहा है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी, निश्चित तौर पे नरेंद्र, ये एक हवा है, चाहे वो ट्रंप को लेकर के अमेरिका में देख लीजिए, चाहे यूरोप के कंट्रीज में आप देख लीजिए, ये सभी जगह एक इस तरह का एक वेव है वो चल रही है। लेकिन देखा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए चलिए, इस चुनाव में एक भूमिका आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी क्या हो सकती है? सुरेश उपाध्याय साहब, कहा जाता है कि मणिपुर पर फोकस किया गया, संगठन ने आंतरिक रूप से काम किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जी मैं आ रहा हूँ, जी मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। आप कहेंगे पार्टिसिपेशन नहीं रहा। बिहार चुनाव में एक बयान दिया गया, लेकिन यूपी चुनाव में चुप्पी रखी गई। क्या कोई खास वजह थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से और अभी तक यही कहता रहा है कि हम इस देश में सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो मूल अवधारणा हिंदुत्व है, जिसको भारतीय कह लो, सनातन कह लो, उसमें उपासना पद्धति के स्थान नहीं है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो देश का भविष्य हजारों साल से जिस कारण से देश विभाजन हुआ, यहाँ के जो देश की अवनति हुई, उसको ठीक उठाने के लिए पुराने इतिहास से सीखते हुए पुनः इसको लाने का संघ काम कर रहा है। राजनीति इस देश में एक अंग है, संघ का कार्यकर्ता भी यहाँ काम करता है। संघ का सीधा राजनीति में कोई हस्तक्षेप न पहले था न आज है। अभी संघ की इतनी भूमिका, मैं आपको सभी लोग रोक रहा हूँ, सभी लोग, एक सवाल है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप चुप रहिएगा, और संघ से कोई बयान नहीं आया, आरक्षण की चर्चा नहीं हुई, सांस्कृतिक संगठन के विचार प्रकट नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने किसको कहा आप चुप रहिए, मेरे तो ध्यान में नहीं आया है जी। कोई स्टेटमेंट में तो देखा नहीं है किसको कहा है कि आप चुप रहिए। संघ के नाम से जैसे उज्जैन में एक कार्यकर्ता ने बयान दिया, संघ के हजारों लाखों स्वयंसेवक हैं, कोई कुछ भी बोलता है तो उसका वक्तव्य संघ का वक्तव्य नहीं माना जाता। उसने कहा केरल के मुख्यमंत्री का सर काट के लाओ, उसको निकाल दिया संघ से, वो संघ का विचार नहीं हो सकता। इतने लाखों लोग हैं, कोई कुछ भी बोलता है। संघ का बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि राजनीति से परे रह करके इस देश के लिए काम कर रहे हैं। अब उसकी राजनीति जब आती है तो मैं भी वोट डालने जाता हूँ, मेरा जिससे विचार होगा उससे जाके करूँगा। बीजेपी, हमें लगता है कि हमारे विचार के अनुकूल ज़्यादा नजदीक, तो मैं बीजेपी को वोट दे करके आता हूँ। लेकिन बीजेपी अपना काम कर रही है, निकटता यहाँ पर आपके निकटता है, कुछ काम के लिए काम करते हैं। लेकिन एक सवाल है, देश में मोदी की लहर है, और इस मोदी की लहर में वजह कौन है, शामिल कौन है, और कौन इसके प्रभाव से डरता है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। सवाल मास्टर स्ट्रोक का इसलिए कि 5 राज्यों में हार कर भी बीजेपी जीत रही है। ब्रेक के बाद इस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी के द्वारा बीजेपी की सरकार बनी और महाराष्ट्र में बनी, उसके बाद अब ये उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी में बीजेपी की सरकार बनी और मोदी लहर चल रही है। लोग मोदी पर विश्वास कर रहे हैं, उनके कार्यों पर विश्वास कर और भारी मात्रा में बीजेपी को सीटें जिताकर प्रत्येक अधिकतर राज्यों में भेज रहे हैं। अच्छे दिन आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। जिस प्रकार से लगाएगी यूपी में, जिस प्रकार से चुनाव हुए जिसमें 325 सीटें आई है आपकी अपने बीजेपी की, और जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने सहयोग किया, जिसे लगता है कि अब राज्यसभा में के अंदर अपना बहुमत होगा बीजेपी का, और बीजेपी के बहुमत के अनुसार अपने सारे बिल पारित होंगे। चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरे